हेलो दोस्तों, मैं शशि सर एक ओमकार सबके दिलों को सत सत नमस्कार करता हूँ। आइए, जो हम कल वीडियो बनाए थे क्लास 9th का चैप्टर 1 के लोकतांत्रिक राजनीति चैप्टर 1 जो लोकतंत्र के बारे में पढ़े थे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का लोकतांत्रिक राजनीति जो अध्याय 2 है, संविधान निर्माण के बारे में। चलो, संविधान निर्माण के बारे में आज हम चल रहे हैं पढ़ेंगे आज इसके बारे में। एक बात याद रख लीजिएगा। चलिए आइए हम चलते हैं आगे, स्टार्ट करें। देखिए, ये दूसरा चैप्टर दिया है। देखिए, जो हम लोग ये दूसरा चैप्टर जो दिया है कि संविधान निर्माण। जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले समस्या आई ना कि हम कैसे संविधान बनाएं। याद रख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे दिया है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। जैसे मैं पीछे देखा कि हम जो पीछे क्लास में पढ़े थे कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। मैंने देखा जाना तक लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लोग मनमानी नहीं कर सकते हैं। इसमें जनता मालिक होती है। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्माण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? संविधान बनते कैसे? उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? बहुत सारे तो दोस्तों इसमें प्रश्न उठता है। जो जैसे कि मान लीजिए कि पिछले साल हमने लोकसभा चुनाव के बारे में, लोकसभा चुनाव जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसके बाद विधानसभा का हाल ही में चुनाव हुआ, जो इसका परिणाम आया, है ना। कोई पार्टियां जीती तो कोई पार्टियां हारी। ये लोकतांत्रिक परिणाम है हम लोग का। ये जो है ये लोकतांत्रिक परिणाम है हम लोग का, है ना। जैसे में आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ होता है। जैसे अभी बिहार में फिर चुनाव होने वाले हैं, अगले साल के अंत तक मुखिया का चुनाव। तो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का प्रभाव है, याद रखिएगा। देखिए, आगे दिया है कि हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। देखा जाए तो अभी जो फिलहाल जो भी पिछले मैंने 10-15 बरिस जो दक्षिण अफ्रीका में एक नया संविधान बना, दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय के शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। जैसे में बाबू देखा जाए, हम यहाँ पे थोड़ा सा हम चुनाव के बारे में हम चर्चा करेंगे कि संविधान का ही देन है, जो कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ तब बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई थी।
बहुत सारी हमारे समाज में बुराइयाँ थी। और देखा जाए तो संविधान जब बना, है ना, ये मतलब हम लोग के जो पूर्वज हैं ना, बड़े बड़े, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि क्रांतिकारी, है ना, उसके बाद राजनेता जैसे महात्मा गांधी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन भारत की आज़ादी में इन सब का योगदान है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, है ना, बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद अगर देखा जाए तो माने बहुत सारे ऐसे हैं, है ना। इन सबका माना कि सबका योगदान है संविधान बनाने में, है ना। अब देखिए, आइए चलते हैं। देखिए, चलते हैं 2.1 दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। यह नेशनल मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीकी गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। जैसे हमें जानते हैं आप लोग कि जैसे कि भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, है ना। उसी प्रकार याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी किसे बोलते हैं, तो हम नेशनल मंडेला को बोलते हैं। नेशनल मंडेला का एक कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। मैंने देखिए, इनको कुछ नहीं होता, माने कि ये रंग भेद नीति के शिकार हो गए, है ना। सबसे बड़ी बात है कि ये सांवला थे और जो अंग्रेज थे गोरा थे, अच्छा नहीं। पर रंग भेद नीति के कारण देखा जाए ना कि 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। बताइए कैसी सरकार है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे कुछ दिया है कि देखिए, दिया है कि ये देखिए लोगो है साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री ऑनलाइन, है ना। रंग भेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिसे तब के तनावपूर्ण संबंध का पता चलता है। इन साइन बोर्ड पर लिखा है, खतरा देशीय समेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है। आइए देख आगे चलते हैं। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के लोगों ने ला दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियार और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। मैंने अगर देखा जाए ना, अंग्रेजों ने ही अच्छा ना दक्षिण अफ्रीका पर शासन किए। वहाँ पर रंग भेद नीति था और यहाँ पर जात पात धर्म के आधार पर लड़ाया गया लोगों को। जैसे में दोनों की कहानी सेम टू सेम है, और भारत से उल्टा काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। अगर देखा जाए कि जब देश हम लोग आज़ाद हुआ भारत, है ना, तो अंग्रेज यहाँ पे नहीं रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत से गोरे लोग माने कि अंग्रेज वहाँ पे बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद नीति की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के दौर के आधार पर बांट दिया।
दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 होता है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। किनको भाई? तो दक्षिण अफ्रीका के आदमी को। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। बताइए कितना क्रूर बातें हैं कि वहाँ पर वोट केवल गोरे लोग दे सकते थे। जैसे पिछले हम लोग एथी में मैंने पढ़े भी हैं कि फ्रांस में गरीब आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं था, और यहाँ पर याद रखिएगा कि रंग भेद नीति के कारण वहाँ के लोग वोट देने का अधिकार नहीं था। ये बहुत गलत बात है। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों में गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। माने कि अगर देखा जाए कि हर जगह माने कि जैसे में देखा जाए कि रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल और स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तलों में गोरे और काले लोगों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उसके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से भी अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील लोग गोरे भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलनों में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। आइए खुद करें, खुद सीखें। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष पर एक पोस्टर बनाइए। अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उनके कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। देखिए बाबू, यहाँ पे दिया है जो सिटी ऑफ डरबन, इसमें क्या लिखा है कि डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड। इस पर लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों की है। माने इस तट पर गोरे लोग ही नहा सकते हैं। बताइए, ये इतना रंग भेद के शिकार थे, अच्छा ना। और आज बोल रहा है लोग ना, आजकल के नेता, कि हमारे पूर्वज क्या किए हैं, अच्छा ना। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी कितनी बार आंदोलन किए, बताइए। महात्मा गांधी जी 1893 में यहाँ से भारत में से गए थे अफ्रीका में, अच्छा ना, एक केस लड़ने के लिए, और वहीं पर 1915 में लौट कर आए भारत में, अच्छा ना। और लोग बोलते हैं कि गांधी जी क्या किए। आइए बच्चों, बिना समय गंवाए हम आगे चलते हैं एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए
गोरी सरकार ने अपने नीति में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेशनल मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को, बताइए, आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नए लोकतांत्रिक देश बन गया। बाबू देखते हैं कि देखिए ये जो देश है दक्षिण अफ्रीका, ये 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया गया। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्लों के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेशनल मंडेला के मुंह से यह जाने। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गया, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही असभ्यत नेताओं ने असभ्यत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किया उन्हें वे भूल जाएं और गुरु को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठे। आइए बच्चों देखें क्या बोल रहे हैं, एक बच्ची क्या बोल रही है कार्टून में के माध्यम से। अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गुरु से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता? क्या दूसरा महाभारत होता। देखिए आज दिया है कि आज का दक्षिण अफ्रीका, यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं? देखिए जो यहाँ पे दिया है, क्या आप बता सकते हैं? 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधानों की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी हो गई। दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। पृष्ठ 30 देखें। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश को दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभव को आग के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही बातें समझें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और
भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतना ही नहीं है। बात इतना ही नहीं है यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सबका है। देखिए, एक कार्टून में दिया है कि कहाँ पहुँचे, क्या समझे। दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये पढ़िएगा। नीचे दिया है कि दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई। इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में समानता और समानता बताएं। विभिन्न समुदायों के बीच संवाद, नेतृत्व, गांधी मंडेला संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संघर्ष का तरीका, उपनिवेशवाद का चरित्र। देखिए, अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। आखिर हमें संविधान की जरूरत क्यों है? तो हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या कहता है, क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। लोग दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उसके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चलती चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों को कुछ बुनियादी अधिकारों पर ही सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में से तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है। जो बातें तय हुई है उन्हें लिखत बढ़त ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता हो। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाती है। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। यही बुनियादी नियमों के लिए बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की नहीं खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचार और हितों में फर्क होता है।
लोकतंत्र शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसी बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकार पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। खुद करें, खुद सीखें। अपने इलाके के किसी क्लब, सहकारी संगठन अथवा मजदूर संघ या राजनीतिक दल के दफ्तर में जाएं और उनसे उनके संविधान या संगठन के नियमों की पुस्तिका मांगें तथा उनका अध्ययन करें। क्या उसके नियम लोकतांत्रिक नियम के अनुकूल है? क्या वे बिना भेदभाव के सभी को सदस्यता देते हैं? यह तो गड़बड़ हो गई। अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया होता तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था? थैंक यू दोस्तों, आज हम इतना ही रह देते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, अच्छा ना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अच्छा ना, और फिर आगे चलेंगे हम।